सत्यान्वेशी दी इनक्विजिटर। ब्योमकेश से मेरी पहली सन 1925 की वसंत ऋतु में हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला था। मुझे नौकरी वगैरह की कोई चिंता नहीं थी। अपना खर्च आसानी से चलाने के लिए मेरे पिता ने बैंक में एक बड़ी रकम जमा कर दी थी, जिसका ब्याज मेरे कलकत्ता में रहने के लिए पर्याप्त था। इसमें बोर्डिंग हाउस में रहना, खाना पीना आसानी से हो जाता था। इसलिए मैंने शादी वगैरह के बंधन में न बंधकर साहित्य और कला के क्षेत्र में अपने को समर्पित करने का निर्माण लिया। युवावस्था की ललक थी कि मैं साहित्य और कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाऊं जो बंगाल के साहित्य में काया पलट कर सके। युवावस्था के इस दौर में बंगाल के युवाओं में ऐसा अभिलाषा का होना कोई आश्चर्य नहीं माना जाता, पर अक्सर होता यह है कि इस दिवास्वप्न को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। जो भी हो, मैं ब्योमकेश से अपनी पहली भेंट की कहानी को ही आगे बढ़ाता हूँ। कलकत्ता को भरपूर जानने वाले भी शायद यह नहीं जानते होंगे कि कलकत्ता के केंद्रस्थल में एक ऐसा भी इलाका है जिसके एक ओर अबंगालियों की अभावग्रस्त बस्ती है, दूसरी ओर एक और गंदी बस्ती और तीसरी ओर पीत वर्ग के चीनियों की कोठरियों हैं। इस त्रिकोण के बीचों बीच त्रिभुजाकार जमीन का टुकड़ा है, जो दिन में तो और स्थानों की तरह सामान्य दिखाई देता है, किंतु शाम होने के बाद उसकी पूरी काया पलट हो जाती है। 8 बजते बजते सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर गिर जाते हैं, दुकानों बंद हो जाती हैं और रात का सन्नाटा पसर जाता है। कुछ एक पान सिगरेट की दुकानों को छोड़कर सभी कुछ अंधकार। ब्योमकेश बख्शी की रहस्यमयी कहानियां में विलीन हो जाता है। सड़कों पर केवल छाया और परछाइयां यदा यदा कदा दिखाई दे जाती हैं। यदि कोई आगंतुक इस ओर आ भी जाता है तो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इस इलाके को पार कर ले। मैं ऐसे इलाके के पड़ोस में स्थित बोर्डिंग हाउस में कैसे आया, यह बताने का कोई फायदा नहीं। इतना कहना काफी है कि दिन के उजाले में मुझे ऐसा किसी प्रकार का संदेश नहीं हुआ। दूसरे मेस ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ी हवादार कमरा उचित किराए पर मिल रहा था, इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। यह तो मुझे बाद में पता लगा कि उन सड़कों पर हर महीने 2-3 कटी फटी लाशों का मिलना आम बात है, और यह कि सप्ताह में कम से कम एक बार पास पड़ोस में पुलिस का छापा पड़ना कोई विस्मय की बात नहीं है। लेकिन तब तक रहते हुए मुझे अपने कमरे से एक प्रकार का लगाव हो गया था और अब बोरिया बिस्तर लेकर कहीं और जाने की मेरी इच्छा नहीं थी। दिन छिपे अक्सर मैं कमरे ही रहकर साहित्यिक गतिविधियों में तल्लीन रहता, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भय का कोई कारण दिखाई नहीं देता था। मेज के प्रथम तल में कुल मिलाकर 5 कमरे थे। प्रत्येक में केवल एक व्यक्ति था। ये 5 महानुभाव मध्य वय के थे, जिनके परिवार कलकत्ता से बाहर गांव या अन्य नगरों में थे। वे कलकत्ता में नौकरी करते थे। हर शनिवार की शाम को वे अपने घरों के लिए प्रस्थान कर जाया करते और सोमवार को अपने दफ्तर जाने के लिए हाजिर हो जाते। ये लोग एक लंबे अरसे से इस मेस में ही रहते आए थे। हाल ही में उनमें एक सज्जन नौकरी से रिटायर होकर घर चले गए तो वह खाली कमरा मुझे मिल गया। दफ्तर से आने के बाद ये सभी सज्जन एक जगह एकत्र होकर जब ब्रिबज या पोकर खेलते तो उनकी ऊंची आवाजों से मेस गूंजने लगता। आशिवनी बाबू ब्रिज में माहिर थे और उनके जोड़ीदार घनश्याम बाबू जब जब बाजी हार जाते तब हंगामा खड़ा कर देते। ठीक 9 बजे महाराज खाने का ऐलान करता तो सब खेल की बाजी भूलकर शांति से खाने की मेज पर बैठ जाते और खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों के लिए प्रस्थान कर जाते। मेज का यह क्रम बिना किसी परिवर्तन के बड़े आराम से चलता रहता था। मैं भी इस जीवन क्रम का एक भाग गया था। मकान मालिक अनुकूल का कमरा भी ग्राउंड फ्लोर पर था। वे पेश से सत्यान्वेशी दी इनक्विजिटर होम्योपैथ डॉक्टर थे। व्यवहार में सीधे सादे और मिलनसार सज्जन थे। संभवतः वे भी कुमारे थे, क्योंकि उस घर में कोई परिवार था ही नहीं। वे किराएदारों की जरूरतों की देखभाल करते और दोनों समय खाने और नाश्ते का प्रबंध करते थे। यह सब वे बड़ी मुस्तैदी से पूरा करते थे। किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं थी।
महीने की पहली तारीख को 25 रुपए के भुगतान के बाद महीने भर किसी को प्रकार की कोई शिकायत नहीं रह जाती थी। डॉक्टर गरीब रोगियों में अपनी दवा के लिए काफी मशहूर थे। रोजाना सुबह और शाम उनके कमरे के बाहर मरीजों की कतार लग जाती थी। वे अपनी दवा के लिए बहुत ही मामूली फीस लेते थे। रोगी को देखने को लिए वे बहुत कम ही जाते थे और जाते भी थे तो उसकी फीस नहीं लेते थे। जल्दी ही मैं उनका प्रशंसक बन गया। रोजाना लगभग 10 बजे मेस के सभी सज्जन अपने दफ्तर चले जाते और पूरे मेस में हम दो ही रह जाते। अक्सर हम लोग दोपहर का खाना एक साथ ही खाते और सारी दोपहर समाचार पत्रों की हेडलाइंस पर चर्चा करने में बीत जाती। यद्यपि डॉक्टर सादे व्यवहार वाले व्यक्ति थे, किंतु उनमें एक विशेषता थी। उनकी आयु 40 से ज्यादा नहीं थी और नाम के आगे कोई डिग्री वगैरह भी नहीं थी, किंतु उनका ज्ञान अपार था। किसी भी विषय में उनकी जानकारी और अपरिमित ज्ञान को देखकर मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था और मैं चकित होकर उनकी बातों को सुनता रहता था। मैं जब उनकी प्रशंसा में कुछ कहता तो शर्माकर इतना ही कहते, दिन भर करने को तो कुछ है नहीं, इसलिए घर पर ही रहकर पढ़ता रहता हूँ। मुझे सारा ज्ञान इन पुस्तकों से ही मिला है। मुझे रहते हुए कुछ महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह करीब 10 बजे मैं अनुकूल बाबू के कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अश्विनी बाबू मुंह में पान दबाकर अपने काम पर निकल गए थे। उसके बाद घनश्याम बाबू गए। जाने से पहले उन्होंने डॉक्टर से दांतों दर्द के लिए दवा ली चले गए। शेष 2 सज्जन भी समय होते होते प्रस्थान कर गए। मेस दिन भर लिए खाली हो गया। कुछ रोगी अब भी डॉक्टर के इंतजार में खड़े थे, जिन्हें दवा देकर डॉक्टर ने अपना चश्मा माथे पर चढ़ाया और बोले, आज अखबार में कोई खास समाचार है क्या?